दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप दोस्तों सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ओके, चलिए दोस्तों, आज हम आपसे कुछ चर्चा करते हैं एक टॉपिक पर। आपके सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ओके, पहले आप अपने सिलेबस को समझना। आप लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये आपके सिलेबस का एक टॉपिक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ओके, और साथ ही साथ आपके सिलेबस में एक टॉपिक खाद्य सुरक्षा। ये दोनों एक ही बात है, कोई अलग नहीं है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो तुम्हारे क्या एग्जामिनर है, पता नहीं आप लोगों को क्यों परेशान करना चाहता है। खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोनों एक ही टॉपिक है। ओके, अलग बिल्कुल भी नहीं है, तो टेंशन लेने की किसी को भी कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। ओके, अब देखिए मित्रों, हम बात करेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर कि एक्चुअल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर एसएसटी की टीचिंग मेथड भी बिल्कुल दोस्तों एवरीथिंग सब हो जाएगा। पहले आप समझ लीजिए कि हम जो डिस्कस करने वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर और खाद्य सुरक्षा को लेकर डिस्कस करेंगे, और अगले 2 या 3 दिन 2 दिन तक पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, 3 घंटे का टॉपिक है, आराम से पढ़ेंगे ढंग से। ओके, क्लियर। देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको एक यहाँ पर जानकारी देना चाहूँगा, एक डायग्राम बनाऊंगा दोस्तों। ओके, मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली है क्या, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते किसे, इसको जानना जरूरी है दोस्तों। आपको पता है कि ये एक किसान भाई है, ये एक अपना एक किसान भाई है, ये एक उत्पादक है, एक प्रोड्यूसर है। ओके, आप सुनिए दोस्तों, ये एक किसान है, एक उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। किसान दोस्तों जो कुछ भी उत्पादन करता है वो उत्पादन की कीमत के बराबर या उस कीमत से अधिक कीमत पर अपना रिटर्न प्राप्त करना चाहता है। ये उसकी इच्छा होती है कि दोस्तों किसान ये चाहता है कि मान लो दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछूं, किसान एक गेहूं का उत्पादन करेगा और गेहूं के उत्पादन करने पर मान लो उसकी कॉस्ट है, उसकी कीमत 1000 रुपये आती है, जिसमें किसान अपना लाभ भी कमा लेता है। तो दोस्तों किसान क्या चाहेगा कि उसके गेहूं के बदले में उसको मार्केट में जब भी वो बेचने जाए तो उसको 1000 रुपये कम से कम मिलने चाहिए। लेकिन जैसे ही दोस्तों वो अपने गेहूं को मार्केट में मंडियों के माध्यम से बेचने जाता है और उसको 1000 रुपये नहीं मिलते, उससे कम मिलते, तो उसको लॉस होता है। तो बताइए मतलब लॉस में आदमी कब तक काम करेगा और अपनी घर गृहस्थी को कब तक चलाएगा। तो ऐसी स्थिति जब मार्केट में देखने को उस किसान को मिलती है, उस प्रोड्यूसर को मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो अपना उत्पादन करना बंद कर देता है कि यार कोई मतलब नहीं है, हम इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं निकलता, कुछ फ़ायदा नहीं मिलता, तो हम इस उत्पादन को बंद कर देंगे। दोस्तों अगर किसान उत्पादन करना बंद कर देगा, प्रोडक्शन करना बंद कर देगा, तो आप बताइए लोगों तक खाद्यान्न कैसे पहुंच पाएगा? लोगों तक खाद्यान्न नहीं पहुंच पाएगा। लोगों के पास खाद्यान्न नहीं पहुंच पाएगा तो खाद्यान्न की कीमतें बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी और गरीब जनता तक खाद्यान्न नहीं पहुंचेगा। तो सरकार को इसकी टेंशन रहेगी यार कि लोगों तक खाद्यान्न नहीं पहुंच रहा है, ये तो दिक्कत की बात है। सरकार दोस्तों एक तरह से अपने पिता समान होती है, पिता तुल्य होती है, तो सरकार तक खाद्यान्न, सरकार की ये जिम्मेदारी कि उस राज्य के अंतर्गत रहने वाले लोग कभी कोई भूखा नहीं मरेगा, राज्य के लोगों को दोस्तों कोई कुपोषण का शिकार नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से खान पान की व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए और खाद्य सुरक्षा बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है। तो अब इस प्रॉब्लम का समाधान कैसे करें तो मैं समझाता हूं। तो किसान के द्वारा दोस्तों क्या होता है, किसान के द्वारा सबसे पहले जिस भी चीज का यानी खाद्यान्न का उत्पादन, जिस भी खाद्यान्न का उत्पादन किसान के द्वारा किया जाता है। ओके, खाद्यान्न उत्पादन, किसान एक खाद्यान्न का उत्पादन करता है, इस खाद्यान्न उत्पादन की जिम्मेदारी किसान की है दोस्तों। ओके, किसान के द्वारा। ओके, अब इसके लिए सरकार क्या करती है कि सरकार, यहां पर सरकार का मतलब है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने अपने अंडर में 1965 में 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना नई दिल्ली में की और इसको ये कहा कि आप खाद्य सुरक्षा का काम करोगे। खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की है, जो 1965 के अंतर्गत बना था दोस्तों। तो 1965 में दोस्तों खाद्य सुरक्षा के लिए आपका खाद्य निगम यानी यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की जाती है। इस खाद्य निगम का काम क्या होता है? इस खाद्य निगम का कार्य होता है, इस खाद्य निगम को एक कार्य दिया गया खाद्य सुरक्षा का कार्य।
कि ये खाद्य सुरक्षा का काम करेगा, इसकी जिम्मेदारी होगी। साथ ही साथ दोस्तों इसका कार्य होगा किसानों के खाद्यान्न का दोस्तों MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेगा। मतलब इसको ये काम किया गया कि आप एक काम कीजिए, किसानों के द्वारा जिस भी खाद्यान्न का उत्पादन किया जा रहा है उसकी एक न्यूनतम प्राइस तय करो, जिसके बदले में हम किसानों को पैसा दे सके और किसान अपना खाद्यान्न करना बंद ना करें। किसानों को ये आश्वासन, इसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम, अभी मैं सब समझाऊंगा। न्यूनतम ये किसानों की खाद्यान्न का एक क्षतिपूर्ति मूल्य होता है, एक बीमा मूल्य होता है जो न्यूनतम होता है, जिसमें सरकार किसानों को ये वचन देती है कि आप जिस भी खाद्यान्न का उत्पादन करोगे हम आपको उसके बदले में इतना पैसा कम से कम देंगे ही देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वो मूल्य हमेशा आपकी लागत से ज़्यादा रहेगा, तो आपको उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये न्यूनतम मूल्य इसलिए, जैसे सपोज करो इस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गेहूं की कीमत मान लो 1000 रुपये तय कर ली। अगर एक किसान उस गेहूं को मंडी में बेचने जा रहा है तो किसान को मान लो मंडी वाले ने 1200 रुपये दिया, तो बताइए मित्रों वो किसान मंडी वाले को देगा कि इस कॉर्पोरेशन को देगा? वो मंडी वाले को देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से उसको 1200 रुपये मिल रहे हैं जबकि यहाँ से उसको 1000 रुपये मिले। दूसरा केस, अगर किसान मंडी में गेहूं को बेचने जाता है तो गेहूं को बेचने जाएगा तो दोस्तों मंडी वाला मान लो उसको 800 रुपये देता है, तो किसान दोस्तों मंडी में नहीं देगा, वो सरकार को देगा, क्योंकि सरकार उसको कितना दे रही है? 1000। तो ये न्यूनतम है। अधिकतम दोस्तों मंडी में कितना मिल सकता है? सरकार कम से कम आपको इतना मूल्य देगी। और क्यों देगी? किसान खाद्यान्न का उत्पादन करना बंद ना करे। ओके, ये आश्वासन सरकार किसान को दे रही है। ओके, अब देखो यहाँ तक की कहानी तो समझ में आ जाती है दोस्तों। अब क्या होता है अगली कहानी में? क्या होता है तो यहाँ पर केंद्र सरकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, और इसके द्वारा तय किए गए मूल्य पर, यहाँ पर तय किए गए मूल्य पर बफर स्टॉक तैयार करती है। बफर स्टॉक भाई सीधी सी बात है, सरकार ने अगर बफर स्टॉक तैयार करना, ओके, तैयार करना, बफर स्टॉक तैयार करना, बफर स्टॉक तैयार करना होता है। ओके, इसका मतलब सरकार ने इस गेहूं का या इस खाद्यान्न का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर तय किया है तो सिंपल सी बात है उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उस खाद्यान्न को सरकार खरीदेगी। तो उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार उस खाद्यान्न को खरीदेगी। अब दोस्तों सरकार ने मान लो गेहूँ, चावल, जवार, बाजरा सब कुछ खरीद लिया। सर गरीबी की योजनाएं तो नहीं, बेटा गरीबी की योजनाएं काम की नहीं है, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, वो मेरी आगे टेंशन मत लो। तो अब सरकार ने उस खाद्यान्न को खरीद लिया। अब सरकार खुद तो खाएगी नहीं भाई, सरकार खाएगी नहीं तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार इस बफर स्टॉक के माध्यम से, इस बफर स्टॉक के माध्यम से क्या करेगी? राज्य सरकारों को वितरण करना। ओके, तो इस बफर स्टॉक में से हर राज्य को दोस्तों उनकी जरूरतों के हिसाब से खाद्यान्न देना प्रारंभ कर देगी कि भाई तुम अपने अपने राज्य में ले लो। ओके, राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार राशन की दुकान खोलेगी, राशन की दुकानें खोलेगी। ओके, राशन की दुकानें खोलेगी। ओके, जरूरत के हिसाब से राज्य सरकार उनको राशन कार्ड देगी, ओके, राशन कार्ड देगी, और राज्य सरकार राशन जारी करेगी। ओके, ये सारा काम राज्य सरकार का होगा, और ये एक पूरा चैन होगा, ये पूरा एक सिस्टम होगा। इस सिस्टम का नाम होगा PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस सिस्टम का नाम क्या होगा? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि गरीब जनता तक उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न कैसे पहुंचता है। उस पहुंचने का जो तरीका होता है वो सारा तरीका इस प्रकार होता है। इसी प्रणाली को, इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इस प्रणाली का नियंत्रण करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है वह है FCI,
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1965 में नई दिल्ली में की गई थी, क्योंकि भारत में खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी का पावर किसके पास है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास है। भारत में खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी इसके पास है। तुम्हारा प्रश्न तो यही एग्जाम में आने वाला दोस्तों। ओके ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, टेंशन। तो बताइए मित्रों, पहले तो आपको ट्रेलर समझ में आया या नहीं आया? पिक्चर फिर समझ में आ जाएगी, ट्रेलर समझ लो दोस्तों, ट्रेलर में ही दम है। एक बार ट्रेलर समझ लो, फिर तो दोस्तों आराम से। तो आपसे कोई भी नाम ही क्या है? सार्वजनिक, मतलब जनता तक वितरण किस प्रकार से किया जाता है? तो पहले केंद्र सरकार, देखो शुरुआत होती केंद्र सरकार से और खत्म होती राज्य सरकार से लेकर गरीब जनता तक। यानी दोस्तों केंद्र सरकार पहले किसानों के खाद्यान्न का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। उसके बाद दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खाद्यान्न को खरीदा जाता है। उसके बाद बफर स्टॉक तैयार किया जाता है। बफर स्टॉक में से जरूरत के हिसाब से राज्यों को खाद्यान्न वितरित किया जाता है। राज्य सरकार राशन की दुकानें चलाती है, खोलती है। राशन की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड जारी किया जाता है और राशन कार्ड जारी करके लोगों को राशन वितरण किया जाता है अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से। इसी प्रणाली को दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। यही सिस्टम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का भागीदारी होता है, क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली समवर्ती सूची का विषय, जिसमें केंद्र का भी योगदान है तो उसमें राज्य का भी योगदान है। केंद्र और राज्य दोनों अपना अपना कार्य करती है। केंद्र की भी भूमिका है तो राज्य की भी उसमें भूमिका है। तो इसको हम समवर्ती सूची का विषय अपन मानते हैं। ओके, तो यहां पर दोस्तों पहले तो डायग्राम समझ में आ गया दोस्तों। ओके देखिए, तो अब मजा और आएगा। मजा कैसे आएगा अब आगे देखते हैं। उतारिए सब लोगों ने दोस्तों अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना, बाद में उतार लेना आराम से। अब देखो, अब आपसे कोई पूछे, मैं आपको इसको और अच्छे तरह समझा दूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चरण, अगर आपसे कोई पूछे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चरण, देखो आगे, अगर मैं आपको यहां पर लिखता हूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ओके, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चरण, कि आपसे कोई कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चरण, ओके, मतलब कि दोस्तों स्टेप ऑफ पीडीएस, स्टेप ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चरण की और बात करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चरण दोस्तों, ओके आगे देखिए। तो अब इसके क्या क्या चरण होते हैं? सबसे पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम दोस्तों एफसीआई द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको अपन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना, सबसे पहला काम। सबसे पहले एफसीआई क्या करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है दोस्तों। ओके, कोई बात नहीं। फिर हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न को खरीदना, खाद्यान्न को खरीदना, खाद्यान्न को खरीदना, खाद्यान्न को खरीदना एवं बफर स्टॉक तैयार करना, बफर स्टॉक तैयार करना, बफर स्टॉक तैयार करना, ये जिम्मेदारी भी भारत सरकार की तैयार करना। ओके आगे स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 है आपको राज्य सरकारों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनकी ज़रूरत, ओके, उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से खाद्यान्न का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ओके, खाद्यान्न का वितरण करना, खाद्यान्न का वितरण करना, खाद्यान्न का वितरण करना। ओके, यहाँ तक। तो दोस्तों ये जो जिम्मेदारी है ना, ये सारा पोर्शन जो है, यहाँ तक का जो काम है, ये काम तो किसके अंडर में आएगा? केंद्र सरकार के अंडर में। ये सारा काम केंद्र सरकार का है, इतना काम केंद्र सरकार का है। फिर उसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 4। उसके बाद अब आ जाता है दोस्तों राज्य सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, अब यहाँ से होती है राज्य सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, ओके, आवश्यकता, राज्य सरकार द्वारा राशन की दुकानों की स्थापना, राशन की
दुकानों की स्थापना, राज्य सरकारों द्वारा राशन की दुकानों की स्थापना, जिनको अपन उचित मूल्यों की स्थापना, जिनको उचित मूल्यों की दुकानें या किफ़ायती दर की दुकानें अपन कह सकते हैं। आपने देखा होगा आप लोगों के घरों में जो भी राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड पर राजस्थान सरकार का नाम होगा। भारत सरकार, राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी सरकार स्टेट गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होती। तो राशन की दुकानों की स्थापना करना, ओके, ये राज्य सरकार का काम है। फिर अगला काम होता है राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड जारी करना, राशन कार्ड जारी करेगी, राशन कार्ड जारी करना। तो राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड जारी करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की होती है। और उसके बाद दोस्तों आ जाएगा कि यहाँ पर यहाँ आ जाएगा राशन कार्डों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण करना, ओके, बस ये जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों यहाँ तक का जो काम है, ये जो वाला काम है, ये काम किसका है? राज्य सरकार का। तो केंद्र और राज्य दोनों अपना अपना राज्य सरकार का। तो इस प्रकार से खाद्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो एक सिस्टमेटिकल चलने वाला एक तरीका होता है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर जो भी कार्य होता है वो बहुत ही सिस्टमेटिकल तरीके से होता है। ये बात आप लोगों के माइंड में सेट हो जानी चाहिए दोस्तों, इसमें कोई भी दोहराए की बात आप लोगों के माइंड में नहीं होनी चाहिए दोस्तों। कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गया? ओके, यहाँ तक की बात आपको समझ आएगा अच्छे से। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रक्रिया को लेकर ये चीज़ आपको समझना, ओके। तो देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रक्रिया में सबसे पहला काम केंद्र सरकार क्या करती है? एफसीआई के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है कि किसानों को उनके खाद्यान्नों का एक न्यूनतम मूल्य इतना कम से कम मिलना चाहिए, ओके। सेकंड नंबर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों को खरीदना और बफर स्टॉक को तैयार करने का काम भी राज्य सरकार केंद्र का होता है। फिर राज्य सरकारों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से खाद्यान्न को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है। स्टेप नंबर 4 आती है दोस्तों, राज्य सरकार अपने राज्य में राशन की दुकानों को खोलती है। राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड जारी किया जाता है और यहाँ पर राशन कार्डों के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण करने का कार्य भी दोस्तों यहाँ पर किया जाता है। ये सब काम होता है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ये सारे कार्य यहाँ पर किए जाते हैं, ओके। चलिए दोस्तों, अब ट्रेलर खत्म, अब पिक्चर की ओर बढ़ते हैं, ओके। चलो आ जाओ मित्रों, एक एक पॉइंट को लिखते हैं। आप लोगों को पूछो पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ। अब आपसे कोई पूछे कि एक्चुअल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती क्या है, अब अच्छे से नोट्स बनाना शुरू कर दो दोस्तों, क्योंकि वैसे तो सारी कहानी समझ में आ गई होगी। पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था प्रणाली है दोस्तों, मैंने कहा पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था, पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था ऑब्लिक प्रणाली है दोस्तों। पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था ऑब्लिक प्रणाली है, पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था ऑब्लिक प्रणाली है जिसके पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था ऑब्लिक प्रणाली है जिसके तहत सरकार जिसके तहत यानी पीडीएस के तहत सरकार, जिसके तहत सरकार, ओके, जिसके तहत सरकार उत्पादकों ऑब्लिक किसानों से प्रोड्यूसर, जिसके तहत सरकार उत्पादकों ऑब्लिक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार दोस्तों किसानों ऑब्लिक उत्पादकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न ऑब्लिक वस्तुएं खरीदती है। खाद्यान्न ऑब्लिक वस्तुएं खरीदती है, ओके। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न ऑब्लिक वस्तुएं खरीदती है तथा उस खाद्यान्न को जो सरकार ने खरीदा, उस खाद्यान्न को राज्य सरकारों को आवश्यकता अनुसार दोस्तों वितरित करके उचित मूल्य
उचित मूल्य आवश्यकता अनुसार दोस्तों वितरित करके उचित मूल्य ऑब्लिक राशन की दुकानों उचित मूल्य ऑब्लिक राशन की दुकानों के माध्यम से राशन की दुकानों के माध्यम से निर्धारित लोगों को दोस्तों किसको निर्धारित लोगों को राशन ऑब्लिक दुकानों पे अपना निर्धारित लोगों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाया जाता है। ओके, इस सिस्टम को बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ओके, आराम से लिख लेना, टेंशन मत लो, आराम से। बहुत शानदार टॉपिक होने वाला दोस्तों का। मैंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मैंने पीडीएस लिखा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। मैंने कहा दोस्तों कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था ऑब्लिक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत जिसके माध्यम से सरकार उत्पादकों ऑब्लिक किसानों से क्या करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न ऑब्लिक वस्तुओं को खरीदती है तथा उस खाद्यान्न को राज्य सरकारों को उनकी जरूरत के हिसाब से वितरित करके उचित मूल्य ऑब्लिक राशन की दुकानों के जरिए निर्धारित लोगों को, यहां पर निर्धारित लोगों का मतलब है जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास सरकार ने राशन कार्ड दे रखा, उनको राशन कार्ड धारकों को उनकी जरूरत के हिसाब से खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है। इसी प्रणाली को, इसी सिस्टम को दोस्तों हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से जानते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसी प्रणाली को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ये जो सिस्टम है, यही सिस्टम दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाता है। इसी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से जानते हैं दोस्तों। ओके, क्लियर? तो बताइए मित्रों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे कहते हैं, ये समझ में आ गया क्या दोस्तों अच्छे से? ये एक सिस्टम है, एक तरीका है। केंद्र सरकार किसानों का खाद्यान्न खरीदती है, राज्यों को बांटती है, राज्य राशन की दुकानें खोलती है, वहाँ गरीब लोगों के लिए राशन कार्ड जारी करती है, जारी करके उनको खाद्यान्न देती है। ये एक चेन है, एक सिस्टम है, एक प्रणाली है। इस प्रणाली को हम खाद्य सुरक्षा, क्योंकि इससे खाद्य सुरक्षा भी होती है, ये खाद्य सुरक्षा का भी काम कर रही है कि दोस्तों अननेसेसरी खाद्यान्न जो है वो गरीब लोगों के पास ना जाए, खाद्यान्न सही तरीके से सही लोगों तक पहुंच सके, जिससे खाद्यान्न की सुरक्षा हो सके। तो इसको खाद्य सुरक्षा बोल लो या दोस्तों इसको खाद्य वितरण प्रणाली बोलो या सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलो, एक ही बात है। चलिए मित्रों आ जाइए, फिर इसके नीचे जस्ट आप लोग एक नोट करोगे दोस्तों, इसके नीचे जस्ट अपनी कॉपी में एक नोट आप लिखोगे दोस्तों। वो नोट क्या रहेगा, मैं कह दूं भारत में पीडीएस प्रणाली को सर्वप्रथम, मैं लिख दूं तो भारत में, अगर मैं लिखूं नोट क्या लिखोगे, भारत में पीडीएस प्रणाली को, भारत में पीडीएस प्रणाली को सर्वप्रथम, भारत में पीडीएस प्रणाली को सर्वप्रथम वर्ष 1950 में प्रारंभ किया गया। भारत में 1950 में प्रारंभ किया गया था दोस्तों। ओके, प्रारंभ किया गया था। ओके, आगे तो भारत में पीडीएस प्रणाली की शुरुआत 1950 में हुई थी तथा उस समय इसका नियमन तथा नियंत्रण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता था तथा उस समय इस प्रणाली यानी पीडीएस प्रणाली का, इस प्रणाली का नियमन तथा नियंत्रण, इस प्रणाली का नियमन तथा नियंत्रण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता था। केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रणाली का नियंत्रण करती थी, केंद्र सरकार के पास ही दोस्तों ये सारा पावर होता था। किंतु वर्ष 1965 में दोस्तों, किंतु वर्ष 1965 में भारत में पीडीएस का व्यवस्थित नियमन तथा नियंत्रण करने हेतु
एफसीआई का गठन किया गया। एफसीआई का गठन किया गया। कब किया गया? 1965। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन दोस्तों यहाँ पर क्या, भारतीय खाद्य निगम का गठन दोस्तों किया गया तथा सरकार द्वारा प्रति वर्ष अपने बजट में से तथा सरकार द्वारा प्रति वर्ष अपने बजट में से एफसीआई को दोस्तों एफसीआई को पीडीएस प्रणाली का नियमन तथा नियंत्रण करने हेतु क्योंकि दोस्तों एफसीआई भी कैसे काम, नियमन तथा नियंत्रण करने हेतु खाद्यान्न सब्सिडी, दोस्तों कौन सब्सिडी? खाद्यान्न सब्सिडी उपलब्ध करवाती है। और आप जानते हो दोस्तों करवाती है। भारत में सबसे ज़्यादा सब्सिडी खाद्यान्न सब्सिडी ही आगे सर 1900 ने बताया अभी आपने, भाई 1961 का बताया, 1965 बताया यार, ऐसे क्या कर रहा है भाई? 1965 ही बताया होगा, ऐसे क्या कर रहे हो? देखो कहाँ गया? 1965 ही तो है भाई, नींदों में है क्या? पी रखी क्या? आगे सर एनसीईआरटी के फैक्ट्स भी लिए। अरे दोस्तों तुम मस्त राखो मस्त है। तो मैंने कहा कि अब दो इस पूरे कंक्लूजन का एक ही अर्थ है, भारत में खाद्यान्न सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? एफसीआई की। एफसीआई के लिए इसके लिए सरकार क्या देती है? खाद्यान्न सब्सिडी देती है। एफसीआई जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नियमन तथा नियंत्रण करने वाली सर्वोच्च संस्था एफसीआई, भारत में खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी एफसीआई की होती है। यह है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हारे एग्जाम में पूछने वाला। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1965 में नई दिल्ली में की गई और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है खाद्य सुरक्षा और खाद्यान्न वितरण प्रणाली पर नियमन तथा नियंत्रण करना। ये इसके दो काम है। ओके तो खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी और भारत के अंदर खाद्यान्न को लेकर, खाद्यान्न डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उसका नियमन तथा नियंत्रण करने की जो जिम्मेदारी है वो भी किसके? दोस्तों एफसीआई की अंतर आएगा। एफसीआई को लेकर अंतर यहां पर आ जाएगा। तो एफसीआई की बात आ जाती है तो एफसीआई का काम होता है दोस्तों, उधर से बोतल लगी पानी के लिए ना। आगे एफसीआई की स्थापना 1965 में है दोस्तों, गर्म पानी है ना। 1965 में नई दिल्ली में दोस्तों इसकी स्थापना की गई। एफसीआई का जो कार्य होता है खाद्य सुरक्षा, भारत में खाद्य सुरक्षा और पीडीएस प्रणाली का नियमन तथा नियंत्रण करने का जो पावर है वो किसके पास है? एफसीआई के पास है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास है। ओके याद हो जाएगा सबको दोस्तों? ओके दोस्तों क्लियर। अब आ जाओ दोस्तों अगला पॉइंट, अपनी कॉपी में आगे लिखो दो। ओके देखो मैं दोस्तों अगर आपको यहां पर एक नोट करके या एरो करके एक लाइन लिखूं कि भारत में पीडीएस प्रणाली की आवश्यकता के कारण, अगर हेडिंग बना लिया कि भारत में पीडीएस प्रणाली की आवश्यकता के कारण, कि एक्चुअल में भारत में पीडीएस प्रणाली की आवश्यकता के कारण, कि पीडीएस प्रणाली की जरूरत क्यों महसूस की गई, भारत में पीडीएस प्रणाली की आवश्यकता के पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है दोस्तों? ओके तो भारत में पीडीएस प्रणाली की आवश्यकता के कारणों की जब बात आती है तो हम यहां पर लिखना शुरू करते हैं। तो लिखते कैसे हैं दोस्तों? वैसे लिख सकते हैं। लिखने का तरीका, नोट्स बनाने का तरीका कि भारत में पीडीएस प्रणाली को अपनाने के दो मुख्य कारण हैं। भारत में पीडीएस प्रणाली को अपनाने के दो मुख्य कारण हैं। ओके तो भारत में पीडीएस प्रणाली को दो मुख्य कारण है। कौन कौन सा? एक है आपका संवैधानिक कारण, एक है दोस्तों आपका संवैधानिक कारण, ओके, और एक है दोस्तों आप लोगों का राजनीतिक या अपन अन्य कारण कह सकते हैं। तो एक तो संवैधानिक कारण है और इसके अलावा कुछ और अन्य कारण है पीडीएस प्रणाली को दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें दोस्तों, ओके बेटा छत्तीसगढ़ टेंशन लो। तो भारत में पीडीएस प्रणाली को अपनाने के पीछे कारणों की बात हो, एक संवैधानिक कारण है और एक आपका अन्य कारण है। ओके तो मैंने कहा कि भारत में पीडीएस प्रणाली को पीछे अपनाने के पीछे क्या क्या रीजन है जान लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग संवैधानिक कारण जानेंगे कि एक्चुअल में संवैधानिक कारण क्या है।
पीडीएस प्रणाली को पीडीएस प्रणाली को अपनाने के पीछे संवैधानिक कारण कि संविधान के अंतर्गत ऐसा क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि भारत के अंदर दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाना पड़ता दोस्तों। ओके, यहां पर दोस्तों मैं कह दूं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में दोस्तों देखो, यहां पर मैं लिख दूं भारतीय संविधान के, अब लिखते जाइए दोस्तों, अगर मैं लिख दूं भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अंदर 47 में दोस्तों यह प्रावधान, भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 47 है, यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 47 जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार का यह दायित्व है कि प्रत्येक राज्य सरकार का यह दायित्व है कि प्रत्येक राज्य सरकार का यह दायित्व है कि प्रत्येक राज्य सरकार का दोस्तों यह दायित्व, प्रत्येक राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह लोगों के स्वास्थ्य, उनके पोषण, तो राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह लोगों के स्वास्थ्य, पोषण एवं जीवन स्तर को एवं दोस्तों जीवन स्तर को ऊपर उठाने, ओके, ऊपर, तो लोगों के स्वास्थ्य, पोषण और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करे दोस्तों, ओके। ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 47 में लिखा गया कि प्रत्येक राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य में रहने वाले लोगों के, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके पोषण को लेकर और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करे। इसके लिए सरकार को जो चाहे काम करना पड़े, चाहे कोई योजना बनानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है दोस्तों, प्रयास करे, ऊपर उठाने का प्रयास करे। तथा संविधान में दोस्तों ये भी स्पष्ट किया गया है, तथा संविधान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दोस्तों संविधान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अब भारतीय संविधान में दोस्तों इस बात को भी साफ साफ तरीके में किया गया, यह भी स्पष्ट किया गया है कि लोगों की खाद्य सुरक्षा, ओके, कि लोगों की खाद्य सुरक्षा, ओके, खाद्य सुरक्षा, लोगों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित, लोगों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने, ओके, सुनिश्चित करने तथा, ओके, तथा उनके लोगों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा उनके जीवन स्तर ऊपर उठा, ओके, तथा उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने, ओके, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने, लोगों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार दोस्तों, ऊपर उठाने के लिए सरकार, ओके, सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। ये बात दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत साफ साफ लिखी गई, आवश्यक कदम उठाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, यानी इस पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए भारत में दोस्तों ध्यान में रखते हुए भारत में पीडीएस प्रणाली को लागू किया गया। ओके, ये है संवैधानिक कारण। समझ आया दोस्तों? मैं भी समझा देता हूं, टेंशन मत लेना दोस्तों। आगे दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मस्त रहो। देखो मित्रों, मजा आ रहा दोस्तों। अब देखो, पहले एक बार इसको लिख लो, फिर अपन मजे समझेंगे आराम से। देखिए मित्रों, आपको बता दूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, जो खाद्य सुरक्षा के लिए बनी हुई है। ओके,
इसको अपनाने के पीछे भारत में दो ही कारण है। एक संवैधानिक कारण है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बात है। देखो मैं तो सरकार कभी भी है ना अपने दिल से कोई काम नहीं करती, उसके ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि वो संविधान के अंतर्गत शपथ लेती है कि हम संविधान की कसम खाते हैं कि संविधान में जो भी कुछ है वो हम करेंगे। अब दोस्तों कसम खाई है तो फिर करना तो पड़ेगा दोस्तों। वचन जब शादी करते हैं तो फेरे लेते हैं दोस्तों, वचन देते हैं तो वचनों को निभाना पड़ता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 47 जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, उस 47 में दोस्तों ये प्रोविजन डाला गया है कि राज्य सरकार का ये दायित्व है, राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, उनके पोषण को लेकर, उनके जीवन स्तर को लेकर हमेशा अपर रहेगी। और उनके स्वास्थ्य, पोषण और जीवन स्तर को लेकर दोस्तों सरकार जो कुछ करना पड़ेगा वो करेगी, सरकार की जिम्मेदारी है। ओके, ये सरकार की जिम्मेदारी मेरे भाई। सरकार तो राज्य लोगों के, अगर लोगों की चाहे हेल्थ की बात करें या उनके खाने पीने की बात करें, चाहे उनके इनकम की बात करें, सरकार को जो कुछ करना पड़ेगा करना पड़ेगा। आज दोस्तों सरकार जितनी भी योजनाएं बनाती है तो सरकार अपनी मर्जी से नहीं, दोस्तों सरकार के ऊपर प्रेशर है कि तुमने क्या किया तुम्हारे बेटों के लिए, मतलब तुमने अपने राज्य के लोगों के लिए, जनता के लिए क्या किया। तुम जनता के राजा बन रहे थे तो जनता के लिए क्या किया। तो दोस्तों यहां पर दोस्तों आ जाएगी, तो अपन उनको उठाएगी। तो और इसके साथ साथ संविधान में यह लिखा गया कि लोगों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और उनके जीवन स्तर को ऊपर, जीवन स्तर ऊपर कब उठेगा, जब अच्छा खाना खाएगा, अच्छी तरीके से वो रहेगा। तो जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत में पीडीएस प्रणाली को लागू किया गया। ये एक अपना संवैधानिक कारण है, ये अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन रीजंस है, संवैधानिक कारण जिसे अपन कह सकते हैं। ओके, चले दोस्तों आगे। अब बात करते हैं हम अन्य कारण, अन्य कारण। ओके, अन्य कारण कि भाई साहब भारत में पीडीएस प्रणाली को अपनाने के पीछे और क्या क्या कारण है। ओके, और क्या क्या कारण। तो अगर मैं दोस्तों इसके अंदर लिखूं, लिखने का तरीका अपना ध्यान दो कि भारत में पीडीएस प्रणाली को लागू करने के लिए निम्न कारण और माने जाते हैं। तो अगर लिख दो भारत में पीडीएस प्रणाली को लागू करने के और अन्य कारण ओके, भारत में पीडीएस प्रणाली को लागू करने के लिए, ओके, लागू करने के और अन्य कारण निम्न है दोस्तों। अब देखो क्या क्या है, अब वो कौन कौन से है दोस्तों, इनको देख लेते हैं कि किन किन कारणों की वजह से ये पीडीएस प्रणाली का सिस्टम लागू होता है। सबसे पहला, खाद्यान्नों का उत्पादन आवश्यकता अनुसार नहीं होना। एक्चुअल में जितनी जरूरत है उतना खाद्यान्न उत्पादित, खाद्यान्नों का उत्पादन आवश्यकता अनुसार नहीं होना। मतलब हमको दोस्तों आवश्यकता अनुसार नहीं होना, ये एक कारण है कि खाद्यान्नों का उत्पादन जरूरत के हिसाब से हो ही नहीं रहा। ओके, आगे। तो खाद्यान्नों का उत्पादन जरूरत के हिसाब से नहीं हो पा रहा। ओके, एक तो खाद्यान्नों का उत्पादन जरूरत के हिसाब से नहीं हो पा रहा, एक तो ये कारण है। ओके, फिर आता है खाद्यान्नों का व्यापार। अब देखो खाद्यान्नों का व्यापार निजी व्यापारियों के हाथों में होना, ये भी एक कारण है। ओके, तो खाद्यान्नों का जो व्यापार है दोस्तों, वो निजी व्यापारियों के हाथों में होना दोस्तों, ये भी एक कारण है। और दोस्तों उसके बाद अगला कारण है कि वर्तमान में भारत में बीपीएल परिवारों की संख्या में निरंतर रूप से वृद्धि होना। फिर आता है वर्तमान में भारत में बीपीएल परिवारों की संख्या में निरंतर रूप से वृद्धि होना, ये भी एक कारण है। तो ये कुछ कारण है दोस्तों भारत में पीडीएस प्रणाली को लागू करने के पीछे। तो ये अन्य कारण, एक तो दोस्तों भाई सीधी सी बात है, इस सिस्टम की जरूरत क्यों है। अगर मान लो सभी लोगों तक खाद्यान्न अगर उसके हिसाब से पहुंच जाए,
कोई गरीब भूखा ना मरे, किसी को खाद्यान्न की कमी महसूस ना हो, कोई भी दोस्तों किसी भी प्रकार की चीज़ से मोहताज ना हो। तो दोस्तों इस सिस्टम की ज़रूरत अपने को थोड़ी होती है। इस सिस्टम की ज़रूरत इसलिए हुई कि दोस्तों कि खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो आवश्यकता अनुसार नहीं हो पा रहा। मतलब जितनी ज़रूरत है खाद्यान्न की उतना दोस्तों खाद्यान्न मिल ही नहीं पा रहा। और जो खाद्यान्न उत्पादित हो रहा है वो भी दोस्तों निजी व्यापारियों के हाथों में है। और निजी व्यापारी अपना मैक्सिमम प्रॉफिट देखते हैं तो वो अमीर लोगों तक तो खाद्यान्न पहुंचा देते हैं, लेकिन गरीबों तक खाद्यान्न नहीं पहुंच पाता। और महंगा खाद्यान्न होने की वजह से महंगाई बढ़ती जाती है। तो सरकार को दोस्तों इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए इस सिस्टम को अपनाना पड़ा। इस सिस्टम की ज़रूरत महसूस की गई कि ये सिस्टम ज़रूरी है दोस्तों। इस सिस्टम को ज़रूरी दोस्तों यहाँ पर माना जाता है। ओके, तो ये है दोस्तों। तो खाद्यान्नों का उत्पादन एक तो ज़रूरत के हिसाब से नहीं हो पा रहा, और जो खाद्यान्नों का जो व्यापार है वो निजी व्यापारियों के हाथों में है। और भारत में बीपीएल परिवारों की संख्या निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है, ये एक कारण है। ओके, चलिए दोस्तों अगला आगे। फिर अगला हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों कि हेडिंग डाल लीजिए पीडीएस प्रणाली। पीडीएस प्रणाली, पीडीएस प्रणाली संविधान का विषय। अब आपको मैं पहले ही बता दूंगा संविधान का विषय। पीडीएस प्रणाली जो संविधान का विषय, ये एक समवर्ती सूची का विषय। क्यों? क्योंकि पीडीएस प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों का योगदान है। तो अपन कह सकते हैं कि पीडीएस प्रणाली को संविधान की समवर्ती सूची का विषय माना गया, जिसका निर्धारण केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों अगर मैं लिख दूं कि पीडीएस प्रणाली को मैंने कहा तो पीडीएस प्रणाली को तो संविधान की समवर्ती सूची का विषय, पीडीएस प्रणाली को संविधान की पीडीएस प्रणाली को संविधान की, ओके, पीडीएस प्रणाली को संविधान की समवर्ती सूची, मैंने कहा समवर्ती सूची, ओके, समवर्ती सूची का विषय माना गया, समवर्ती सूची का विषय माना गया। ओके, आगे जिसका निर्धारण, तो पीडीएस प्रणाली को संविधान की समवर्ती सूची का विषय माना गया, जिसका निर्धारण केंद्र, ओके, जिसका निर्धारण केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, ओके, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। तो अपन जानते हैं पीडीएस प्रणाली का निर्धारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ये केंद्र का भी विषय है, तो ये राज्य का भी विषय है, समवर्ती सूची का विषय। इसमें केंद्र का भी काम है तो इसमें राज्य का भी काम है। केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने हिसाब से दोस्तों पीडीएस प्रणाली को मैनेज करती है, ये आपको बता दो। ओके दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ दोस्तों, यहां पर अगर ये प्रश्न आ जाए दोस्तों कि केंद्र सरकार के दायित्व है, ओके, इसमें अगर पूछे केंद्र सरकार के दायित्व है, कि अगर ये पूछे कि इस सिस्टम में केंद्र सरकार के दायित्व है, कि एक्चुअल में केंद्र सरकार के क्या क्या दायित्व है। वैसे तो दोस्तों आपको याद हो, ये मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको लिखा दिया है। ओके, ये ऑलरेडी दोस्तों आपको लिखा रखा है, तो आपको टेंशन लेने की दोस्तों किसी को भी कोई जरूरत है यहाँ पर है नहीं। ओके, क्यों दोस्तों, इसके लिए दोस्तों ओके, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से आपको सारी, तो केंद्र सरकार के दायित्व है दोस्तों, अपन का आता है सबसे पहला दायित्व होता है केंद्र सरकार का दायित्व नंबर 1। केंद्र सरकार का दायित्व नंबर 1 इसमें होता है कि किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना। पहला दायित्व है किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना, ये सबसे पहला काम है, किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना दोस्तों। ओके, यहाँ पर दोस्तों अगर आ जाए, ओके, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना, ये पहला काम, ये केंद्र का पहला काम है, किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की बात इसमें आ जाएगी। फिर आता दोस्तों यहाँ पर, फिर आता दूसरा कार्य होता है किसानों से दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न
खाद्यान्न खरीदना, खाद्यान्न दोस्तों, खाद्यान्न खरीदना। ओके, ये जिम्मेदारी भी किसकी है? केंद्र की। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों। ओके, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न को खरीदना। ओके, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न करना दोस्तों। ओके, फिर आता है दोस्तों तीसरा कार्य। तीसरा कार्य होता है दोस्तों कि खाद्यान्नों के उचित भंडारण की व्यवस्था करना। खाद्यान्नों के उचित भंडारण की व्यवस्था करना। ओके, खाद्यान्नों के दोस्तों उचित भंडारण की व्यवस्था करना दोस्तों। ओके, खाद्यान्नों के उचित भंडारण की व्यवस्था करना, अर्थात दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा तो अर्थात दोस्तों यहाँ पर आएगा अर्थात दोस्तों, अर्थात बफर स्टॉक, अर्थात बफर स्टॉक तैयार करना। अर्थात दोस्तों बफर स्टॉक तैयार करना, अर्थात बफर स्टॉक तैयार करना। ये जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र की दोस्तों। ओके, फिर एक जिम्मेदारी और है केंद्र की, वो है दोस्तों खाद्यान्नों का उचित मात्रा में विभिन्न राज्यों में आवंटन करना। खाद्यान्नों का उचित मात्रा में राज्यों में आवंटन करना। ये सारा काम केंद्र का, ये केंद्र सरकार के दायित्व है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइबल है कि पीडीएस प्रणाली में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करती है, केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है। तो दोस्तों पहला काम, सरकार एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, तय किए गए मूल्य पर खाद्यान्न को खरीदती है, खाद्यान्नों की उचित व्यवस्था करती है, बफर स्टॉक तैयार करती है, और उस बफर स्टॉक में से जरूरत के हिसाब से राज्यों को क्या करती है? आवंटित करती है कि कौन से राज्य को कितनी जरूरत है, उस राज्य को उस आधार पर खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। यानी उस आधार पर खाद्यान्न बांटने की जिम्मेदारी केंद्र की है दोस्तों। तो केंद्र सरकार का दायित्व है किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना, साथ ही किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न को खरीदना, उस खाद्यान्न को उचित भंडारण की व्यवस्था करना अर्थात बफर स्टॉक तैयार करना, और खाद्यान्नों को उचित मात्रा में राज्यों को आवंटित करना। ये जिम्मेदारी केंद्र की है। मैं बता चुका दोस्तों कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है। केंद्र अपना कार्य करती है और राज्य अपना कार्य करती है। केंद्र और राज्य को अपना अपना कार्य करना पड़ता है। इसको लेकर केंद्र और राज्य अपना अपना कार्य करते हैं। केंद्र के 4 काम है दोस्तों, केंद्र के कितने 4 काम है। सबसे पहला काम, किसानों के खाद्यान्न का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेगी अपने हिसाब से। उस तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न को खरीदेगी, उसकी व्यवस्था करेगी और उस व्यवस्थित खाद्यान्न में से राज्यों को आवंटित करेगी। ये जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र की। ये मैं पहले ही बता चुका। ओके, चलिए यहां पर आ जाता है राज्य सरकार के दायित्व। अब देखो राज्य सरकार के दायित्व, अब यहां पर मैं कह दूं राज्य सरकार के क्या दायित्व है। पीडीएस प्रणाली में राज्य की क्या जिम्मेदारी है? पहला, उचित स्थानों पर राशन की दुकानों की स्थापना करना। सबसे पहला, उचित स्थानों पर, जहां पर जरूरत है, उचित स्थानों पर राशन की दुकानों की स्थापना करना। उचित स्थानों पर राशन की दुकानों की स्थापना करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की है। ओके, आगे फिर आता दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है बीपीएल परिवारों का निर्धारण करना। फिर आता दोस्तों अगला, राशन कार्ड जारी करना। ओके, राशन कार्ड जारी करना। ओके, फिर आता दोस्तों अगला, खाद्यान्नों का आवंटन बीपीएल परिवारों को खाद्यान्नों का आवंटन बीपीएल परिवारों को करना। खाद्यान्नों का आवंटन बीपीएल परिवारों को करना। एंड लास्ट हो जाता दोस्तों आप लोगों का राशन की दुकानों का नियमन तथा नियंत्रण करना।
नियमन तथा नियंत्रण करना, ये सारा काम केंद्र राज्य सरकार का है, ये सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की। तभी तो कहते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मैंने क्या कहा कि पीडीएस प्रणाली जो है दोस्तों वो केंद्र और राज्य दोनों का विषय, केंद्र का भी विषय और राज्य का विषय, केंद्र और राज्य दोनों का विषय मानते हैं। इसमें केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है तो इसमें राज्य सरकार की भी जो है, केंद्र और राज्य दोनों अपने इसमें हिसाब से दोस्तों इसका कार्य करते हैं। बताइए दोस्तों यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। आज की इस कक्षा में दोस्तों मैंने आपको पीडीएस प्रणाली का एक संरचना बताई, फिर उसकी पीडीएस प्रणाली का अर्थ बताया, पीडीएस प्रणाली की नियामक संस्था के बारे में बताया, पीडीएस प्रणाली के कारण बताए और पीडीएस प्रणाली की समवर्ती सूची के बारे में बताया, जिसमें केंद्र के दायित्व और राज्य के दायित्व के बारे में बात की। ओके दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया, थम्स अप कर दो, क्योंकि एक क्लास और होगी, अभी 1 घंटे का टॉपिक और मैं चाहूं तो दोस्तों उसको अभी कर सकता हूं, लेकिन नहीं दोस्तों, जल्दबाजी मैं कभी जल्दबाजी नहीं करता, धीरे धीरे पढ़ेंगे। 1 घंटा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरे लिए 1 घंटा इस ऑनलाइन क्लासेस के 3 घंटे के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं नॉन स्टॉप बोलता हूं और नॉन स्टॉप पढ़ाता रहता हूं। ओके, तो दोस्तों ज़्यादा बोलना दिक्कत नहीं, 1 घंटा आपको पूरा। तो बताइए आज के टॉपिक में आपने क्या सीखा, पहले ये जान लो दोस्तों। आज के टॉपिक में दोस्तों आपने पीडीएस की संरचना देखी कि एक्चुअल में पीडीएस की संरचना कैसी है, ये आपने देखा। फिर आपने पीडीएस की नियामक बॉडी देखी, पीडीएस की नियामक बॉडी मतलब होता है दोस्तों नियामक संस्था मतलब एफसीआई के बारे में जाना। फिर आपने पीडीएस के कारण देखे कि एक्चुअल में पीडीएस को अपनाने के पीछे क्या कारण है, और एक तो पीडीएस की समवर्ती सूची के बारे में जाना, जिसमें आपने ये जाना कि ओके पीडीएस की समवर्ती सूची जिसमें केंद्र सरकार का दायित्व और राज्य सरकार के दायित्व क्या थे। ये 4 बिंदु आज की इस कक्षा के अंतर्गत मैंने आपको समझा दिया, 4 बिंदु। और आपको बता दिया कि नियामक संस्था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, स्थापना 1965 में होती है। और दोस्तों यहां पर अगर देखें तो ये आपकी कहां पर है, न्यू दिल्ली में, जिसके काम होता है खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नियमन तथा नियंत्रण करना, ये इसकी जिम्मेदारी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नियमन और नियंत्रण करने की जिम्मेदारी इसी संस्था की है दोस्तों। किसकी? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ढांचा समझा दिया कि एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की नियामक संस्था क्या होती है, इसके पीछे क्या कारण है, और दोस्तों इसको समवर्ती सूची का दर्जा कैसे दिया जाता है। तो ओके आगे, ओके तो यहां तक समझ में आ गया दोस्तों अच्छे से। अभी 1 घंटे की क्लास और होगी, फिर आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। अब अगली क्लास में आपको यह पढ़ाऊंगा कि दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रकार, कितने प्रकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन सी कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने अब तक क्या क्या किया। ये 2-3 मुद्दे और हैं जिनको अपन कल की कक्षा में आराम से पढ़ लेंगे दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और इकोनॉमिक को लेकर या दोस्तों हिस्ट्री को लेकर, ज्योग्राफी लेकर, पॉलिटी लेकर, रीट को लेकर दोस्तों या आरएस को लेकर, किसी भी एग्जाम्स को लेकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपका डॉक्टर मुकेश पंचोली आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट।